नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हर शब्द हर स्वर समर्पित है साहित्य की आत्मा को। आज मंगलवार व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय श्रृंखला में हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे रचनाकार को जिनकी लेखनी ने न केवल हंसाया बल्कि सोचने पर भी विवश किया। हास्य व्यंग्य के सशक्त कवि और मंच संचालक सुरजीत नवदीप जी। उनका रचना संसार मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विसंगतियों और व्यंग्य की तीक्ष्ण दृष्टि से भरा हुआ था। कवि के रूप में वे सहज, मंच पर वे आकर्षक और मनुष्य के रूप में अत्यंत विनम्र थे। आज के इस विशेष एपिसोड में प्रस्तुत है रचनात्मक व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान सुरजीत नवदीप, लेखक डुमन लाल ध्रुव। तो आइए सुनते हैं। तो चलिए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। हमारे सामने सुरजीत नवदीप जी का साहित्यिक संसार है और इसके लिए हमारे पास सुरता वेबसाइट पर डुमन लाल ध्रुव का एक लेख है। ये लेख नवदीप जी के कह सकते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व पर रोशनी डालता है और हिंदी साथ ही छत्तीसगढ़ी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा इस पर भी। सुरजीत नवदीप मतलब सिर्फ एक लेखक का नाम नहीं है, ये वो एक ही वक्त में कई कुछ थे, जैसे हास्य व्यंग्य के कवि भी और काफी तीखे, फिर एक संवेदनशील उपन्यासकार, एक बहुत अच्छे मंच संचालक और एक शिक्षक भी। हाँ, कई सारी पहचाने एक साथ। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विश्लेषण के जरिए नवदीप जी के जीवन को, उनकी लेखनी की जो खासियतें हैं और साहित्य जगत पर खास तौर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उनके असर को थोड़ा समझें। हाँ, और ये भी देखें कि उनकी बातें आज भी क्यों इतनी जरूरी लगती हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं विभाजन से लेकर उनके व्यंग्य तक क्या कुछ है जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। लेख की शुरुआत होती है उनके जन्म से और जीवन के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ से। नवदीप जी का जन्म हुआ 1 जुलाई 1937 को मंडी भवलदीन में, जो पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल। और फिर आया वो विभाजन का दौर जिसने अनगिनत लोगों की तरह उनके परिवार को भी उखाड़ दिया। हाँ, अपनी जड़ें छोड़कर भारत आना पड़ा। लेख इसी ओर इशारा करता है कि ये अनुभव, घर छूटना, वो विस्थापन का दर्द, संघर्ष और फिर एक बिल्कुल अजनबी माहौल में खुद को फिर से बनाना, ये कोई आम घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके साहित्यिक संस्कार का आधार बनी। ये सोचने वाली बात है कि इतनी कम उम्र का अनुभव कैसे किसी के पूरे नजरिए को, पूरी सोच को बदल सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ उनकी निजी त्रासदी नहीं थी। नहीं, ये एक सामूहिक घाव था। हाँ। जिसका असर तो पीढ़ियों तक रहा। हाँ, सही बात है। और लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए ऐसे अनुभव ये एक तरह से कच्चे माल जैसे होते हैं। अच्छा। विस्थापन सिर्फ जमीन का छूटना तो है नहीं। हाँ। ये पहचान का, संस्कृति का, रिश्तों का, सबका बिखराव है। हो सकता है नवदीप जी ने सीधे सीधे विभाजन पर बहुत ज्यादा न लिखा हो, पर वो दिखता होगा कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे मानवीय रिश्तों की जो टूटन वो दिखाते हैं। हाँ। या अकेलेपन का एहसास। हाँ। या फिर मुश्किल हालात में भी टिके रहने की जिद। शायद इन सब में उस शुरुआती अनुभव की परछाइयां हों। और ये जो शब्द है ना, साहित्यिक संस्कार, हाँ। इसका प्रयोग यहाँ बहुत गहरा है। कैसे? ये बताता है कि कैसे किसी का निजी इतिहास, हाँ। उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति का स्रोत बन जाता है। दुनिया को देखने का एक नजरिया तैयार कर देता है। हाँ, ये नजरिया वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस मुश्किल शुरुआत के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। जी। हिंदी में एमए किया, साथ में बीएड और सीपीएड की डिग्रियां भी लीं। ये जो शिक्षण का काम था और जो लेखन की इच्छा, इनके बीच कोई तालमेल रहा होगा या शायद कोई तनाव? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई रोज की नौकरी और खासकर टीचिंग जैसी जिम्मेदार भूमिका, हाँ, जिसमें काफी ऊर्जा जाती है, बिल्कुल, वो शायद रचनात्मक ऊर्जा को कम कर देती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या? एक शिक्षक जो है वो लगातार समाज की नब्ज पर हाथ रखे होता है। हाँ, ये तो है। युवाओं के सपने, उनके संघर्ष, उनको बहुत करीब से देखता है। और साथ ही अपनी बात को सरल तरीके से, स्पष्ट रूप से और रोचक ढंग से कहने का जो अभ्यास शिक्षण में होता है, वो लिखने में काम आता होगा। निश्चित रूप से वो उनकी लेखन शैली वो लबगार रहा होगा। और देखिए, एमए हिंदी ने उन्हें वैचारिक गहराई दी होगी, भाषा पर पकड़ दी होगी।
तो अब शिक्षण के अनुभव ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा होगा। अच्छा। और फिर रिटायरमेंट के बाद का फैसला कि अब बस लेखन। हाँ। ये तो उनके अंदर के लेखक की पुकार थी। हाँ। एक जुनून जिसे वो अब बिना किसी रोक टोक के जीना चाहते थे। ये समर्पण दिखाता है। चलिए अब थोड़ा उनके लेखन के संसार में उतरते हैं, जिसका दायरा काफी बड़ा नजर आता है। हाँ, विविधता है। ध्रुव जी के लेख में उनकी कई रचनाओं का जिक्र है। एक उपन्यास है लाजवंती का पौधा। नाम से कोमल लगता है। हाँ। फिर काव्य संग्रहों की तो एक लंबी लिस्ट है। हवाओं में भटकते हाथ, कुर्सी के चक्कर में। ये देखिए, बिल्कुल अलग। शब्दों का अलाव, आंसू हंसते हैं, रावण कब मरेगा। वाह। और फिर हास्य व्यंग्य की दुनिया में खाओ पियो खिसको और बुढ़ापा जिंदाबाद। ये रेंज तो मतलब कमाल की है। बिल्कुल। एक तरफ लाजवंती का पौधा जैसा नाम जो कोमलता का एहसास देता है, और दूसरी तरफ कुर्सी के चक्कर में या रावण कब मरेगा जैसे शीर्षक, ये तो सीधे सीधे व्यवस्था पर चोट करते लगते हैं। यही विविधता उन्हें खास बनाती है। हाँ। ये दिखाता है कि वो जीवन को, समाज को किसी एक नजरिए से नहीं देखते थे। अच्छा। लाजवंती का पौधा शायद ये मानवीय रिश्तों की नजाकत पर हो। हाँ, या सामाजिक बंधनों पर हो सकता है। हवाओं में भटकते हाथ और आंसू हंसते हैं, ये शीर्षक बताते हैं कि वो इंसानी तकलीफों में, भावनाओं की गहराई में उतरते थे। शब्दों का अलाव शायद विचारों की गर्माहट या संघर्ष की बात करता हो। मुमकिन है। और दूसरी तरफ ये देखिए, कुर्सी के चक्कर में रावण कब मरेगा, ये शीर्षक ही अपने आप में तीखे व्यंग हैं। बिल्कुल। ये साफ तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर, सत्ता के खेल पर, समाज में जो बुराइयां हैं उन पर सीधी टिप्पणी लगते हैं। और खाओ पियो खिसको या बुढ़ापा जिंदाबाद, ये शायद सामाजिक व्यवहार और जीवन की जो विडंबनाएं हैं उन पर मजाकिया अंदाज में कही गई बातें हों। लेख में उनकी हास्य व्यंग्य शैली के बारे में एक बात कही गई है कि वो तीखी होने के साथ साथ सहज और मनोरंजक भी थी। हाँ। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब बात कड़वी कहनी है। हाँ, चुभने वाली बात। पर इस तरह कि वो सिर्फ चुभे नहीं बल्कि गुदगुदाए भी और सोचने पर भी मजबूर करे। देखिए, यही तो व्यंग्यकार के सबसे बड़ी चुनौती होती है और सबसे बड़ी सफलता भी। अच्छा। सिर्फ कड़वाहट परोसना तो आसान है, लेकिन उसे सहजता और मनोरंजन के साथ पेश करना वो कला है। इसका मतलब है कि उनकी भाषा आम बोलचाल के करीब रही होगी। हाँ। उनके उदाहरण शायद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते होंगे। शायद इसीलिए वो इतनी आसानी से जुड़ जाते होंगे लोगों से। बिल्कुल। वे शायद गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी एक हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन पूरी मारक क्षमता के साथ पेश करते होंगे। लेख में जिक्र है कि वो बिना लाग लपेट सच कहते थे। हाँ, ये इसी सहजता और तीखेपन के संतुलन की तरफ इशारा है। तो मतलब कविताएं गहराई में ले जाती होंगी। हाँ, मानवीय संवेदनाओं के गहरे समुद्र में। और व्यंग समाज की सतह पर जो गड़बड़ियां हैं उन पर टॉर्च डालता होगा। बिल्कुल सही। और ये दोनों विधाएं मिलकर ही उनके रचना संसार को पूरा करती थी। और उनका असर सिर्फ कागज पर छपे शब्दों तक ही नहीं था। नहीं। लेख बताता है कि वे एक बहुत प्रभावशाली मंचीय कवि और मंच संचालक भी थे। जी हाँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कविता पाठ करना, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जाना, वहां संचालन करना, ये तो एक अलग ही कला है। भारत में, खासकर हिंदी पट्टी में, कवि सम्मेलन सिर्फ कविता पाठ का मंच नहीं होता। सही बात है। ये एक जीती जागती सांस्कृतिक परंपरा है। हाँ। और एक सफल मंचीय कवि होने के लिए आपको सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए। क्या चाहिए फिर? आपको अपनी रचना को प्रस्तुत करने की कला आनी चाहिए, श्रोताओं से सीधे जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए और मंच पर आपकी एक करिश्माई उपस्थिति होनी चाहिए। अच्छा। लेख में उनकी वाणी की सरलता और आकर्षण का जिक्र है। हाँ है। ये बताता है कि वे अपनी बात, चाहे वो गंभीर कविता हो या चुटीला व्यंग, सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाने में माहिर थे। और मंच संचालन का जो अनुभव था, उसने उनकी हाजिर जवाबी और बहुमुखी प्रतिभा को और निखारा होगा। तो वो सिर्फ लेखक नहीं, एक तरह से परफॉर्मर भी थे। बिल्कुल, एक परफॉर्मर। और उनके इस व्यापक कद को मतलब साहित्यिक और सामाजिक जगत में पहचान भी मिली। जी, सम्मान भी मिले। सम्मानों की सूची काफी लंबी है और उसमें विविधता भी दिखती है। हाँ, कैसी विविधता? जैसे राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह भद्रावती कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रायपुर, ये तो भाषा से जुड़े सम्मान हो गए। हाँ। तो वहीं मेट्रो रेलवे कलकत्ता, सेल कलकत्ता, एनटीपीसी तेलचर उड़ीसा जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, अच्छा, सरकारी संस्थानों ने भी हाँ, उनके द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया।
फिर छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन रायपुर और कई दूसरी संस्थाओं ने भी उनकी योगदान को सराहा। इन अलग अलग तरह के सम्मानों से क्या अंदाजा लगता है? ये विविधता बहुत कुछ कहती है। क्या? ये दर्शाती है कि उनका असर सिर्फ अकादमिक या साहित्यिक दायरों तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सम्मानित किए जाने का मतलब है कि उनकी रचनाएं, उनकी सार्वजनिक उपस्थिति वो शायद बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच रही थी। और शायद वो भाषा, संस्कृति या सामाजिक मुद्दों पर इन मंचों से भी अपनी बात रखते थे। हो सकता है। ये उनके राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने का भी प्रमाण है। सही। ये सम्मान सिर्फ उनकी साहित्यिक गुणवत्ता को नहीं, बल्कि उनके पूरे सांस्कृतिक योगदान को एक लेखक, कवि, व्यंग्यकार, मंच संचालक और शायद एक प्रेरक वक्ता के रूप में रेखांकित करते हैं। ये उनकी जमीनी पकड़ और व्यापक अपील का संकेत है। अब अगर उनके व्यक्तित्व और उनकी विरासत को समेटने की कोशिश करें, लेख उन्हें शिक्षक की सरलता, कवि की संवेदनशीलता और व्यंग्यकार की पैनी दृष्टि, इन तीनों का संगम बताता है। बिल्कुल, ये तीनों गुण एक साथ एक व्यक्ति में मिलना तो बड़ा दुर्लभ लगता है। बिल्कुल, और शायद यही मिश्रण उनकी असली ताकत थी। कैसे? शिक्षक की तरह वो शायद मुश्किल बातों को भी सरल बना देते होंगे। कवि की तरह वो इंसानी भावनाओं की गहराइयों को छुपाते होंगे। और व्यंग्यकार की तरह वो समाज की उन परतों को उधेड़ पाते होंगे जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये त्रिवेणी संगम ही उन्हें विशिष्ट बनाता होगा। और उनकी विरासत दोहरी है। एक तरफ उन्होंने हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई। दूसरी तरफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थानीय साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को न सिर्फ समृद्ध किया, बल्कि उसे एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा भी दी। वो अपनी जड़ों से बहुत गहरे जुड़े रहे। ये सचमुच एक बहुत प्रभावशाली यात्रा है। दुख की बात है कि 15 सितंबर 2025 को उनका निधन हो गया। लेकिन जैसा कि ध्रुव जी का लेख कहता है, और हमारी इस पूरी बातचीत से भी ये बात उभर कर आई है, उनकी रचनाएं सिर्फ अतीत का कोई दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानवीय रिश्तों की उलझनें, सत्ता का खेल, सामाजिक पाखंड, ये मुद्दे तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद ज्यादा ही। निश्चित रूप से उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य महज मनोरंजन नहीं है। वो क्या है फिर? वो समाज का एक्सरे भी होता है। वो हमें हंसाता है, रुलाता है और सबसे जरूरी, सोचने पर मजबूर करता है। और नवदीप जी ने ये काम बखूबी कर दिखाया। तो इस पूरी चर्चा में हमने सुरजीत नवदीप के जीवन और उनके काम के कई अहम पड़ावों को छुआ। विभाजन की छाया से निकलकर शिक्षक बनने तक, फिर साहित्य की दुनिया में एक इतनी विविध पहचान बनाने तक का उनका सफर देखा। हमने उनकी प्रमुख रचनाओं को, उनकी सहज मगर असरदार शैली को, उनकी मंचीय प्रतिभा को और उनके योगदान को, हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य में उनके योगदान को समझने की कोशिश की। सुरजीत नवदीप का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे किसी के व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक सरोकार मिलकर एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक आवाज को जन्म दे सकते हैं। सही। उनकी यात्रा इस बात का भी प्रमाण है कि अलग अलग विधाएं जैसे कविता, उपन्यास, व्यंग्य जीवन की जटिलताओं को अलग अलग कोणों से पकड़ने और व्यक्त करने का जरिया बन सकती हैं। चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। हम अक्सर हास्य और व्यंग्य को गंभीर साहित्य से थोड़ा कमतर आंकते हैं, है ना? ऐसा होता है कई बार। लेकिन क्या नवदीप जी जैसे लेखकों का काम ये सवाल नहीं खड़ा करता कि शायद यही विधाएं हैं जो कड़वे सच को ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचा सकती हैं? मतलब हंसी हंसी में बड़ी बात कह देना। क्या व्यंग की हंसी में छिपी जो आलोचना है वो गंभीर लेखों की तुलना में ज्यादा गहरा और स्थायी असर छोड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना शायद उनकी रचनाओं की आज की प्रासंगिकता को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है। सुरजीत नवदीप जी की लेखनी में हास्य की मुस्कान और व्यंग्य का शस्त्र दोनों एक साथ चलते थे। उन्होंने शब्दों से समाज को आईना दिखाया और हंसी के भीतर छिपे दर्द को उजागर किया। उनकी रचनाएं आज भी जीवंत हैं, क्योंकि वे मनुष्य के भीतर के सत्य को छूती हैं। सुरता साहित्य की धरोहर परिवार की ओर से हम सुरजीत नवदीप जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका साहित्य अमर है, आपकी स्मृति अमिट। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ।
तब तक सुनते रहिए। सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्द जीवंत होते हैं और संवेदनाएं स्वर पाती हैं।